नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। देखिए, हम फिर से कह दें, आज तीसरा दिन है, हम कोई एग्जिट पोल नहीं बता रहे, लेकिन जिन 32 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं, वहां मतदाताओं का जो ट्रेंड दिखा है, जो मूड दिखा है, उसे हमने, अजीत द्विवेदी जी ने, हमारे रिपोर्टर्स ने और दूसरी एजेंसियां हैं जिन्होंने पढ़ने की कोशिश की है, उनके आधार पर हम मिजाज जरूर बता रहे हैं। एग्जिट पोल हम बताएंगे 1 जून को, जब चुनाव खत्म होगा। उसके बाद हमारा और अजीत द्विवेदी जी का भी जो अनुमान है वह भी आपके सामने फाइनल सेट में सामने आएगा। तो देखिए, आज तीसरा दिन है, पहला दिन हम लोगों ने बताया था कि इन 32 लोकसभा क्षेत्रों में कौन सी वैसी सीटें हैं जो एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई पड़ रही है। तब हम लोगों ने 32 में 17 की गिनती की थी और फिर कल हमने चर्चा की थी कि वो कौन सी सीटें हैं जहां बिल्कुल 50-50 की लड़ाई है, 51-49 की लड़ाई है, नेक टू नेक फाइट है। इसमें हम लोगों ने कल 9 सीटें देखी थी, 17-9-26। लेकिन आज जब हम चर्चा करने जा रहे हैं 6 सीटों की, जिसे जानने के बाद इंडिया ब्लॉक के जो उम्मीदवार हैं, कुछ निर्दलीय भी, उनके चेहरों पर मुस्कान आ सकती है। लेकिन इसके पहले एक सीट की और चर्चा आवश्यक है, जो सीट कल छूट गई थी, जिसे हमने और अजीत द्विवेदी जी ने और हमारी टीम ने माना है कि वह सीट भी बहुत नजदीकी मुकाबले वाली सीट है। तो कौन सी सीट छूट गई? देखिए, नजदीकी मुकाबले वाली सीटों में हम लोगों ने कल औरंगाबाद का नाम लिया था, नवादा का नाम लिया था, जमुई, खगड़िया, उजियारपुर, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, वैशाली और महाराजगंज। तो देखिए, अब जो 10वीं सीट जहां नजदीकी मुकाबला है और लोग मान रहे हैं कि यहां रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, वह सीट है सिवान की। मैं सही हूं अजीत जी? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये हम लोगों ने कल इस पर चर्चा नहीं की थी। जी। तो ये सीट है सिवान की, और सिवान की जैसे ही चर्चा होती है, आप सब कुछ समझ जाते हैं। शहाबुद्दीन की चर्चा होती है, अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की चर्चा कहाँ लोग करते हैं। और जिस तरीके से जेडीयू ने उम्मीदवार बनाया रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी विजय लक्ष्मी देवी कुशवाहा को, तो नक्सल की चर्चा भी फिर से जागृत हो उठी। तो यहाँ चुनाव त्रिकोणीय। हिना साहब निर्दलीय चुनाव लड़ी, उन्होंने टिकट ठुकरा दिया आरजेडी का, या आरजेडी ने टिकट नहीं दिया, इस बहस में अब हम नहीं फंसेंगे। लेकिन हिना साहब, विजय लक्ष्मी देवी कुशवाहा और अवध बिहारी चौधरी, चुनाव जिस दिन हो रहा था, जब वोटिंग हो रही थी, तो दोपहर बाद यह भी खबर आई कि आरजेडी के वोटरों के बीच एक संदेशा यह भी पहुंचा है कि हम तो नहीं जीत रहे, हिना साहब को हरा दो। तो यह मुकाबला और करीब हो गया। क्या परिदृश्य दिखा अजीत जी, यह आप बताएं, फिर हम चर्चा करते हैं इंडिया ब्लॉक की संभावना वाली सीटों पर। देखिए, हम लोग अभी कल भी हम लोगों ने जब चर्चा की थी, जो कड़ा मुकाबला है, और उसके पहले जो हम लोगों ने चर्चा की थी कि ये सीटें एनडीए यहाँ कंफर्टेबल है। जी और अब आज जो हम लोग बताएंगे कि कहाँ इंडिया ब्लॉक कंफर्टेबल है, जहां उसके कैंडिडेट जीत सकते हैं। लेकिन एक बात सब आदमी को जानना चाहिए, बिहार के तमाम जो नागरिक हैं, बहुत सजग और जागरूक नागरिक हैं राजनीति के लिहाज जी, से, कि लड़ाई हर जगह कांटे की हुई है। हर जगह मुकाबला ऐसा नहीं है बिल्कुल। कि एक तरफा हो गया है। और ये जो माना जा रहा था कि जेडीयू बीजेपी आई साथ आ गए तो अब एक तरफा हो जाएगा, पिछली बार की तरह ही हो जाएगा, जी वैसा कहीं नहीं हुआ। जहां जीत रही है एनडीए, जहां हमको दिख रहा है कि एनडीए के उम्मीदवार जीत रहे हैं, वहां भी पिछली बार से जीत हार का अंतर कम हो रहा है। इस जी बात को समझने की जरूरत है। और पिछली बार की तरह, पिछली बार क्या 20 करीब 23% वोट का अंतर था एनडीए में, और जो महागठबंधन था उस समय का, जी उसके बीच के वोट में 23% का अंतर था। कुल जी 30% के करीब वोट आया था जो महागठबंधन है, मतलब आरजेडी कांग्रेस का जो ब्लॉक है उसको, और 52% 53% के करीब वोट आया था, 53% के करीब एनडीए को। तो ये जी 23% का एक बड़ा फर्क था, जो इस बार हम लोगों को लग रहा है, जो आपको भी ग्राउंड से सारी रिपोर्ट है और हमने भी जहां से बात किया है और जो भी आंकड़े जुटाए हैं, ये अंतर कम हो रहा है। इस बार बिल्कुल। 23% का अंतर नहीं होने जा रहा है इंडिया ब्लॉक और एनडीए में, पहली बात। दूसरी बात, जो कैंडिडेट हर सीट पर लड़े हैं, उनके बीच भी जीत का अंतर कोई 4 लाख, 3 लाख या 2.5 लाख का नहीं होने जा रहा है। हर जगह नहीं अंतर होने जा कम रहा। हो जी रहा है। जी इंडिया ब्लॉक ने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी है, बहुत अच्छी लड़ाई, जो हम लोग बार बार कहते रहे कि असेंबली की तैयारी के लिए इस लड़ाई को, ये प्रीकर्सर है असेंबली की जी लड़ाई का, जो आरजेडी ने बहुत अच्छे तरीके से अपना खेल सजाया है।
हुँ, कास्ट का इक्वेशन जिस तरह से सजाया है, जिस तरह से कैंपेन को कास्ट के उस पर मोड़ करके, देखिए कास्ट का तो सारा आंकड़ा बताया जो हम लोग करते हैं बिल्कुल। कि कास्ट का सारा इक्वेशन ठीक किया, लेकिन कास्ट की जी, बात नहीं की। तेजस्वी यादव ने एक आध जगह को छोड़ दें तो कास्ट की बात नहीं की। जी, वो हर जगह ए टू जेड की बात करते रहे, हर जगह रोजगार की बात करते रहे, एक ब्रांडिंग हुई लगातार। ये दूसरा चुनाव है जब तेजस्वी यादव की एक युवा क्रांतिकारी और जुझारू नेता की ब्रांडिंग हुई है जी, 2020 के असेंबली के बाद। तो ये इसका फलाफल है इस चुनाव का, जो आरजेडी के लिए, इंडिया ब्लॉक के लिए एक अच्छी चीज है लड़ाई। और एनडीए को भी एक सोचने का मौका मिलेगा इससे कि हर लड़ाई कितनी नजदीक हो गई है। बिल्कुल। तो बहरहाल हम लोग जो कल 9 सीटों पर चर्चा की थी कि नजदीकी लड़ाई है और नतीजा कुछ भी हो सकता है, उस कड़ी में एक सीट है सिवान, जो हम लोग कल बाई नहीं, मिस्टेक हम सीमांत लोगों के से। पहले हम एक चर्चा और कर दें अजीत जी। देखिए, हाँ जब बताइए। हम हाँ, लोगों ने 17 सीटों की बात की कि यह सीट एनडीए के खाते में जा रही है, तो एक उम्मीदवार जो अपनी जीत के प्रति बहुत ही आश्वस्त थे, हैं भी कह सकते हैं, उनका फ़ोन आया। उन्होंने कहा, "ज्ञानेश्वर जी, आपने तो मुझे हरा ही दिया।" मैंने कहा, "जो रिपोर्ट्स आई है, अब तो कोई चुनाव रहा नहीं कि मैं आपका कुछ बना दूँगा या बिगाड़ दूँगा।" तो उन्होंने बड़े ही मतलब बिल्कुल सहज और सरल शब्दों में कहा कि देखिए, आप गलत नहीं कह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं हार गया हूँ, लेकिन जो उम्मीद मुझे चुनाव के दिन थी, चुनाव के तुरंत बाद, वह उम्मीद घटी है। मुझे लगता है कि मेरे लोगों ने अधिक बताया है और वोट कम मिले हैं। तो जो आप कह रहे हैं, वह बिल्कुल। हाँ, सही भी हो सकता है। यह देखिए, एक बड़े उम्मीदवार जो कई बार सांसद रहे हैं, उनकी टिप्पणी थी कि आप जो कह रहे हैं वह सही है। तो लोग ऐसे भी होते हैं जो नहीं मानते यार, हैं सब बातें का। आदमी हर आदमी इस बात को मान रहा होगा मन ही मन। ज्ञानेश्वर जी, उन्होंने तो वो सहज स्वभाव के, सरल स्वभाव के आदमी हैं जिन्होंने जी, कर दिया होगा आपको फोन। जिसने नहीं किया उसको भी अंदाजा होगा। वो ये नहीं कह सकता कि हम लोग किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर के किसी को जी, जिता बिल्कुल। रहे हैं या किसी को हरा रहे हैं। हम और अब लोग किसको जिताना हराना, आपको तो चुनाव तो हो वही, चुका। चुनाव तो हो चुका, और जब हो रहा जी, था तब भी कोई हम लोग के बारे में ये नहीं कहता कि कोई पूर्वाग्रह से होकर के हम लोग जी, किसी को कह रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज है कि हम लोग ऑब्जेक्टिव आंकड़ों के आधार पर एनालिसिस कर रहे हैं और तमाम प्रिकॉशन ले रहे हैं। जो डिडक्शन थ्योरी है, एडिशन जी, थ्योरी है, सब कर रहे हैं। हुँ, तो सिवान की बात इसलिए जरूरी है, सिवान को कड़े मुकाबले जी, में हम लोग पहले दिन से मान रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई आज अचानक, हम लोग जब चुनाव बिल्कुल। प्रचार बंद हुआ था तब उस दिन भी चर्चा की थी, जिस दिन मतदान हुआ उस दिन भी चर्चा की। और हर दिन ये बात कहा कि एक बड़ी गलती नीतीश कुमार ने की रमेश कुशवाहा की पत्नी को उम्मीदवार बना करके। जी, हालांकि इसके बावजूद हो सकता है कि वो जीत जाए, क्योंकि एक जो इस कड़े मुकाबले के बावजूद पूरे प्रदेश में जो एक चीज, एक फिनोमेनन उभरा है, वो हुँ, ये है कि नीतीश कुमार का वोट जो है उनके साथ इंटैक्ट रहा है। जो अत्यंत बिल्कुल। पिछड़ा का वोट है, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को उन्होंने ग्रूम किया अपने इतने लंबे राजनीतिक करियर में, और जिनके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है या करने जी, का दावा है उनका, वो वर्ग उनके साथ रहा। तो हुँ, वही वर्ग यहाँ भी रमेश सिंह कुशवाहा की जो पत्नी है विजय लक्ष्मी देवी की उम्मीदों का आधार वही वर्ग है, वही जी, वोट है। उनको हुँ, लग रहा है कि जो उनका कुशवाहा वोट है, सुपर वो वोटर। जो कई जगह टूट रहा था, यहाँ वो उनके साथ इंटैक्ट है पूरी तरह से। और दूसरा जो अत्यंत पिछड़ा का वोट है, महादलित का वोट है, जिसको बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। जो एक हम लोग चर्चा कर रहे थे, जो किसान का वर्ग है जिनके पास थोड़ी बहुत खेती है। देखिए बिहार जी, में खेती वेती तो है नहीं लोगों के पास। एक बिल्कुल। एकड़ 2 एकड़ जिसके पास जमीन है वो भी जमींदार ही है वहां। बाकी लोगों को तो घर बनाने, सड़क के किनारे घर बनाने की अपनी जमीनें हैं, घराड़ी की जमीन जिसको बोलते हैं, उससे ज्यादा तो है नहीं किसी के पास। जी, तो हुँ, एवरेज लैंड होल्डिंग तो हमको लगता है सबसे कम है बिहार में। तो किसान बिल्कुल। कितना बड़ा होगा, लेकिन जो ही छोटा बड़ा किसान है वो भी महादलित और अत्यंत पिछड़े जो है वो तो है नहीं। तो हुँ, उनको नक्सली झंडा गाड़ देंगे, इससे चिंता नहीं है उनको। तो वो वर्ग जो है, कई कारणों से वो वर्ग जुड़ा फिर वापस अपना आरजेडी के साथ, जेडीयू के साथ, माफ करिएगा, आया। जी, ना साहब की जो ताकत थी, वो ताकत उनका एक तो मुस्लिम वोट इन मतलब हुँ, एक ब्लॉक, और दूसरा जी, जो सवर्ण लोग हैं, खासतौर से जो लोग माले से परेशान रहे, जी, तो उस वर्ग का एक हिस्सा उनके साथ रहा, बड़ा हिस्सा था। अब वो धीरे धीरे कम भी हुआ। जब लड़ाई शुरू हुई, जब एकदम से पहली बार नाम आया विजय लक्ष्मी देवी का, तो जो शौक था, तो जी, वो उस सदमे में, उस झटके में बड़ा तबका उनके साथ जुड़ा था, जो धीरे धीरे बिल्कुल। थोड़ा कम हुआ। इसी के लिए हम लोग लड़ाई ले आए हैं कठिन मुकाबले में। नहीं तो एक जी, समय ऐसा भी लग रहा था कि लड़ाई कहीं एक तरफा ना हो जाए, हिना साहब जीत जाएंगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अब कड़े मुकाबले में हम लोग ले आए हैं, तो इसलिए क्योंकि फॉरवर्ड का जो वोट था, जो जाना था इन ब्लॉक उनके साथ, उसमें से कुछ वोट टूट करके वापस जेडीयू की तरफ आया है। जी, और जो अवध बिहारी चौधरी हैं, उनके साथ उनका वोट, आरजेडी का जो वोट है, कोर खाली यादव का वोट, वो जी, उनके साथ जुड़ा रहा है। तो हुँ, ये तीनों के वोट डिफाइन है, तीनों हुँ, कैंडिडेट्स के वोट बहुत क्लियरली डिफाइन है, और वो वोट उनको गया हुआ है।
बिल्कुल। उसमें से ये खाली देखना है कि जो फॉरवर्ड का वोट है वो कितना हिना साहब के साथ गया और कितना वापस जेडीयू के साथ आया, जी। उसी से नतीजे का फैसला होना है। देखिए अवध बिहारी चौधरी, हमको नहीं लगता है कि वो मेन लड़ाई में है वहां। नहीं, अब नहीं है। हाँ, यादवों के साथ मल्लाह का भी कुछ मत मिला है उन्हें। जी, अब तो वोट मिल जाएगा उनको भी, ठीक ठाक जी। सम्मानजनक वोट मिल जाएगा। हुँ, लेकिन लड़ाई अंत में ऐसा लगता है कि ये हिना साहब और रमेश सिंह कुशवाहा में हो, अगर इस तरह का है, और अगर कहीं कहीं मुसलमानों ने कोई गलती की हो कि जी, भाई आरजे गलती का गलती हम कह रहे हैं इसलिए कि उनको हिना साहब को छोड़ करके जाना आरजेडी के अलायंस को पकड़ना, जी। कि यादव अगर हुँ, उधर जा रहा है, अगर हुँ, उनको ये भ्रम हुआ हो कि हिना साहब का फॉरवर्ड साथ छोड़ रहे हैं और हुँ। यादव जो है वो एकजुट है अवध बिहारी चौधरी के साथ, और मल्लाह भी एकजुट है, तो मुसलमान भी उसके पीछे चढ़े ताकि वो लड़ाई में आ जाए। जी। तो ऐसा कुछ हुआ हो अगर कहीं, जो हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, तो हुँ। ट्रायंगुलर फाइट है। तो दोनों ही स्थितियों में मुकाबला फंसा हुआ है जो हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। नहीं, देखिए, मेरा मानना ये है कि सिवान में तो माई कभी एक हुआ ही नहीं, मुसलमान और यादव हुए नहीं। और यदि विजय लक्ष्मी देवी कुशवाहा चुनाव जीत जाती है, तो 2 लोगों की मेहनत को याद किया जाएगा। मंगल पांडे, जिनके बारे में कभी चर्चा थी कि बीजेपी के खाते में सीट रहेगी, तो वे तो यहाँ मंगल से पांडे चुनाव ने लड़ेंगे। हाँ, तो मंगल पांडे ने बहुत मेहनत की है, सब कुछ बहाया है। और ठीक इसी प्रकार से जेडीयू की ओर से मंत्री लेसी सिंह है। और यदि हिना साहब चुनाव जीत जाती है, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उनके पीछे प्रशांत किशोर थे, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि प्रशांत किशोर के कई सहयोगियों ने, चाहे उनकी अनुमति से, चाहे बिना अनुमति से, हिना साहब की रणनीति तैयार की और चुनाव प्रबंधन किया, जिसके कारण आपने वह तमाम चीजें देखी कि वहां हिंदू मुसलमान नहीं हुआ। नहीं हुआ। हाँ, नहीं हुआ। तो ये स्थितियां और परिस्थितियां हैं, इसलिए सिवान की यही सीट हम इसीलिए लोग। इसीलिए हमने कहा कि ये जो बाद की रिपोर्ट जो थी, ये मंगल जी, पांडे और लेसी सिंह की मेहनत थी कि फॉरवर्ड जो पहले दिन से पूरी तरह से दिख रहा था हिना साहब के बिल्कुल। साथ, उसमें अगर कमी आई तो वो इन दोनों की मेहनत का नतीजा है। जी, बिल्कुल, और एक बिल्कुल। मंगल पांडे के बारे में ये कहना होगा कि सुशील सुशील मोदी के शैडो से निकल करके जी, उन्होंने जितना बड़ा अपना कद बनाया है अपनी मेहनत से और अपनी समझदारी से, अपने पॉलिटिकल इंटेलेक्ट से, वो भी बहुत नजर रखने की चीज है। वो बिहार की राजनीति में एक बड़े नेता इमर्ज हो गए हैं। जी। तो चलिए देखिए, अब सिवान की सीट तो नजदीकी मुकाबले की सीट है। अब उन सीटों की चर्चा करते हैं जिसके बाद इंडिया ब्लॉक के नेताओं की चेहरे पर मुस्कुराहट बढ़ जाएगी। तो किन सीटों की चर्चा करें? पहले चरण में औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई। हम लोगों ने चर्चा कर दी है कौन सी सीट एनडीए की ओर और कौन सी सीट नजदीकी बड़े मुकाबले की मुकाबले। ओर। जी, कड़े मुकाबले की ओर। तो दूसरे चरण में इंडिया ब्लॉक के लिए बल्ले बल्ले दिख रहा है। शुरुआत करें किशनगंज से। किशनगंज ने 2019 में भी लाज बचाई थी। आरजेडी तो नीलवट्टा सन्नाटा हो गया था, लेकिन कांग्रेस का खाता खुल गया था। 2024 में यहां परिवर्तन ये हुआ कि नीतीश कुमार की पार्टी का उम्मीदवार बदला, जेडीयू ने यह सीट ली और मास्टर मुजाहिद आलम, डॉक्टर मोहम्मद जावेद कांग्रेस के जीते हुए सांसद फिर से प्रत्याशी बने और अख्तरुल ईमान ओवैसी की पार्टी के। 3 मुसलमानों की लड़ाई। और बीजेपी के भीतर एक कहानी कही जाती है कि किशनगंज के बारे में हम तब सोचते हैं जब नारा लगे 400 पार नहीं 500 पार, जो उमा भारती कर रही है। तो किशनगंज के बारे में खबर तो यही है कि यह सीट इंडिया ब्लॉक को हासिल हो सकती है। 3 मुसलमानों की लड़ाई हुई, लेकिन अंतिम में फिर से डॉक्टर मोहम्मद जावेद आगे जाते दिखे। आपकी राय क्या है अजीत जी? देखिए ज्ञानेश्वर जी, हम लोग इस पर पहले दिन से राय दे रहे हैं। जब 40 में से एक जी, सीट मिली थी तो जी, वही सीट मिली थी, तो अब हम्म, तो 40 में से कुछ ज्यादा सीट मिलने की हम लोग बात कह रहे हैं, तो वो सीट तो मिलेगी ही। जी, वो एक ऐसी सीट है जो मिलेगी, और नीतीश कुमार ने जानते बूझते वो सीट ली थी। वो कई बार पॉलिटिक्स में ऑप्टिक्स के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, अपनी पोजिशनिंग के लिए इस तरह के फैसले करने होते हैं। आप जान रहे हैं कि आप चुनाव हार जाएंगे, फिर भी वो सीट लेते हैं। आप जान रहे हैं कि इस कैंडिडेट से हार जाएंगे, फिर भी वो कैंडिडेट देते हैं। जी, तो ये उस समीकरण की सीट थी। नीतीश कुमार ने ये सीट ली और पहले दिन जिस दिन ली उसी दिन सीट लूज कर गए। उनको कोई जी, यकीन नहीं था कि सीट वो जीत पाएंगे। हम्म, हाँ, जीत हार का अंतर इस बार हमको लगता है कि ज्यादा होगा। पिछली बार जो अख्तरुल ईमान की स्थिति थी, जो वैसी की पार्टी एमआईएम के कैंडिडेट थे, उनकी जी, जो स्थिति थी, इस बार संभवतः वो स्थिति नहीं है।
इस बिल्कुल। बार चुनाव ज्यादा पोलराइज है, ज्यादा खतरा दिख रहा था और इसलिए कम्युनिटी ने, मुस्लिम समाज ने एकजुट होकर के वोट किया। कांग्रेस इस बार पूरे देश में बेहतर लड़ती हुई दिख रही है और जी। ये एक परसेप्शन जो निकला है अभी अनेक जगह हुँ, से, जहां एग्जिट पोल हुआ है जहां, जी। और जहां लोगों से बात हुई है, हमारी जो अच्छे सेफोलॉजिस्ट गए हैं, हुँ, उनका कहना है कि कांग्रेस को अलायंस का बहुत ज्यादा फायदा मिला है, अच्छा फायदा मिला है। मतलब बीजेपी को बिल्कुल। जितना अपने अलायंस का फायदा मिला है, उतना या उससे ज्यादा फायदा कांग्रेस को अपने अलायंस का कांग्रेस मिला है। को तो मिला यहाँ है। जी, आरजेडी के अलायंस का जो फायदा है उसका ये ऑप्टिमल फायदे वाली सीट है, जहां जी, कांग्रेस को आरजेडी के साथ होने का और अपने भी, कांग्रेस की भी जो पॉलिटिक्स है पूरे देश में, उसका फायदा मिला है। जी, इसीलिए जब एक सीट थी 40 में, तब भी यही सीट थी, अब 3 हो, हुँ, 5 हो, जितनी सीटें हो, उसमें एक हुँ। सीट ये रहेगी इंडिया चलिए ब्लॉक में। किशनगंज रहेगी। अब चलिए दूसरी सीट कटिहार। कटिहार में दुलालचंद गोस्वामी और सामने से तारिक अनवर। देखिए, दुलालचंद गोस्वामी की किस्मत के बारे में कई लोग कई तरीके का कयास लगा रहे हैं। नीतीश कुमार को भी पता था कि बहुत लो प्रोफाइल उम्मीदवार हैं दुलालचंद गोस्वामी, सांसद भी हैं। क्या किया क्या नहीं किया उनके लोग जानते हैं। अशोक चौधरी को जिम्मेवारी दी गई थी कटिहार लड़ने की, और अशोक चौधरी ने अशोक अग्रवाल को साधा, जो बीजेपी के नेता जो नाराज थे, उनके साथ उन्होंने भ्रमण भी किया। लेकिन तारिक अनवर, और चुनाव के दिन से ही लोग कह रहे हैं कि कटिहार में इंडिया ब्लॉक की लौ मसाल जल रही है, और यदि लौ बुझती है किसी कारण से, तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तारिक अनवर होगी। क्योंकि उन्होंने चुनाव के 2 दिनों पहले से अपनी जेब बहुत टाइट कर दी थी, बहुत कंजूस बन गए थे। लेकिन फिर भी लोग ऑप्टिमिस्टिक हैं कि कटिहार तो जीत ही रहे हैं। कटिहार के बारे में आपकी राय अजीत जी? देखिए, हम लोग जब चर्चा कर रहे थे मतदान के बाद, तभी हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी, और तारिक अनवर के साथ जीतने की जो स्थिति हम लोग बात कर रहे हैं, जो हम लोगों ने रखा है कि ये हम्म, सीट इंडिया ब्लॉक के खाते में जाएगी और हम्म, कांग्रेस की सीट एक से बढ़ के दो हो सकती है, किशनगंज के जी, साथ कटिहार भी हो सकता है। हम्म, पिछली बार वैसे भी 2014 में जीते थे तारिक अनवर, और तब तो एनसीपी के टिकट से वो चुनाव लड़ रहे थे खड़ी चाप से। अब जी, उससे तो बेटर ही सद्भाव कांग्रेस के प्रति है, तो उसका एक फायदा उनको मिला है। और हम्म, उनके साथ जो पुराने, जो हम लोग उस दिन भी चर्चा कर रहे थे कि अगड़ी जातियों में या पिछड़ी जातियों में भी, हिंदू पिछड़ी जातियों में भी जो बड़े लोग हैं, इन्फ्लुएंसल लोग हैं, संभ्रांत वर्ग है, जी, जो पुराने अमीर लोग हैं, पुराने सम्मानित लोग हैं, उनके हम्म, साथ बड़े नजदीकी संबंध रहे हैं तारिक अनवर के, बड़े निजी संबंध जी, अपने 40 साल की पॉलिटिक्स में उन्होंने बनाया है। और हम्म, ऐसा एक और डॉक्टर शकील अहमद के साथ भी मधुबनी में यह है कि बिल्कुल, 3 पीढ़ी की जी, राजनीति में उनके साथ भी इस तरह के तमाम लोग जुड़े हुए हैं। तो जी, उन लोगों ने वोट किया तारिक अनवर। डॉक्टर हम्म, शकील अहमद भी कटिहार में जाकर के बैठे थे। तो इन लोगों ने जो मेहनत की, मुस्लिम समाज के वोट के लिए तो मेहनत करनी नहीं थी जी, न, यादव के लिए बहुत मेहनत करनी थी वहां, जो मल्लाह के लिए भी बहुत मेहनत नहीं करनी थी, जिसका एक साइजेबल वोट है वहां। बिल्कुल, हम्म, मेहनत करनी थी हिंदू सवर्णों में जो बीजेपी का कोर वोट है, अगर कुछ हम्म, अत्यंत पिछड़ा और कुछ दलित आ जाए। देखिए, जी, मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को लेकर के, देखिए हमको बड़ी हैरानी हुई। देश की बहुत जानी मानी पत्रकार है नीरजा चौधरी, बड़ी वरिष्ठ पत्रकार है, जी, बिल्कुल, और इस बिल्कुल, उम्र में वो पूरा देश घूमती हैं। तो वो घूम के हम्म, लौटी, एक दिन उन्होंने हमको फोन किया समझने के लिए पॉलिटिक्स को। जी, उन्होंने एक किस्सा बताया उत्तर प्रदेश के मोहनलालगंज का, उन्होंने कई जगह ये किस्सा डिस्क्राइब किया है हम्म, कि हम्म, दलित बस्ती में लोगों ने पूछा कि कांग्रेस ने खड़गे का नाम क्यों नहीं अनाउंस किया प्राइम मिनिस्टर पद के लिए। तो हम्म, इनको बड़ी हैरानी हुई, उन्होंने पूछा कि आप खड़गे को जानते हैं क्या? तो जी, उन्होंने कहा कि हाँ, हम लोग खड़गे को जानते हैं, और महिलाएं थी। उन्होंने कहा हम्म, कि हाँ हाँ, हम खड़गे को जानते हैं, और वो दलित हैं और बड़े नेता है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो जी, खड़गे का नाम दलित बस्तियों में दलितों के बीच पहुंचा हुआ है, एक बड़े हम्म, नेता के तौर पर और पोटेंशियल पीएम कैंडिडेट के तौर पर उनका नाम पहुंचा हुआ है। तो जी, कटिहार में जहां भी कांग्रेस को कुछ गेन हो रहा है, या कांग्रेस जहां भी मजबूत है, वहां उसके साथ दलित का एक वोट, एक सर्टेन वोट जुड़ रहा है। जी, तो ये तारिक अनवर के साथ वहां जो कटिहार में उनके साथ जो मुस्लिम वोट का हुआ, जो यादव का वोट है, जो मल्लाह का वोट है, उसके साथ कुछ दलित का वोट आया और कुछ सवर्ण फॉरवर्ड का वोट आया, जिसकी वजह से हम लोगों ने उसको जीतने वाली कैटेगरी में रखा है कि ये सीट कांग्रेस जीत सकती तो चलिए देखिए, कटिहार कांग्रेस जीत सकती है। इंडिया ब्लॉक मतलब कांग्रेस की जीत जब होगी तो 1 से 2, मतलब किशनगंज के साथ कटिहार भी। अब चलते हैं सबसे हॉट सीट जिसकी चर्चा पूरे देश में होती रही। 26 अप्रैल को चुनाव हो रहा था, और चुनाव तो राहुल गांधी के क्षेत्र वायनाड में भी हो रहा था, लेकिन देश भर की मीडिया में सिर्फ 2 ही सीटें छाई हुई थी, बिहार में पूर्णिया और राजस्थान में
बाड़मेर। तो पप्पू यादव यह कहते हुए लड़ रहे थे, दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। और पूर्णिया उन्होंने नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी पार्टी का विलय किया कांग्रेस पार्टी में, लेकिन लालू यादव, तेजस्वी यादव राह में बाधा बन गए। बीमा भारती जेडीयू की विधायक थी, उन्हें इस्तीफा दिलाया गया, उन्हें आरजेडी का उम्मीदवार बनाया गया। और जब यह लगा कि बीमा भारती चुनाव नहीं जीत रही हैं, तो बात वहां तक पहुंच गई कि यदि आप इन्हें वोट न देना चाहते हैं तो आप उन्हें दे दें, पप्पू यादव को नहीं दें। और वहां झंझट भी हुआ, जिंदाबाद मुर्दाबाद, गाली गलौज सब कुछ हुआ। और संतोष कुशवाहा जो 2014 में दूसरे ऐसे उम्मीदवार थे नालंदा के बाद, जो नीतीश कुमार अकेले लड़े थे तब भी जीते थे। तो हैट्रिक लगाने के लिए संतोष कुशवाहा, सामने से पप्पू यादव। और कहा जा रहा है कि यह लड़ाई बहुत बड़ी। लेकिन इस सीट को हम लोग क्या मान रहे हैं? क्या पप्पू देखिए, यादव हम लोगों ने इसको एनडीए के खाते में नहीं डाला, और जी हम लोगों ने इसको कड़े मुकाबले वाली श्रेणी में भी नहीं रखा, जबकि कई जानकार जो घूम करके आए थे उनका कहना था कि बहुत कड़ा मुकाबला है और नतीजा जी कुछ भी हो सकता है। हम्म लेकिन हमारा फर्स्ट से ये बिलीफ है कि जिस हम्म तरह से तेजस्वी यादव, लालू यादव के परिवार ने जिस तरह से अटैक किया पप्पू यादव को, जी वो उनके लिए फायदे की बात हो गई। और उस दिन से, और पप्पू यादव ने उस दिन से एक शब्द कुछ बुरा लालू यादव उनके परिवार के लिए नहीं कहा। उल्टे वो जी कहते रहे कि हम अपनी बहनों के प्रचार में जाएंगे। वो रोहिणी आचार्य जी और मीसा भारती को जिताने की बात करते रहे। हम्म तो इससे एक जो सकारात्मक मैसेज बनता है, जब जब देखिए, आज कुछ भी कहिए, तमाम केस मुकदमे जेल करने के बाद भी बिहार का तो नंबर 1 राजनीतिक परिवार तो लालू यादव का ही है। बिल्कुल तो उस जब नंबर 1 राजनीतिक परिवार किसी को अटैक करता है, तो वो अपने आप अटैक में आने वाले के प्रति लोगों की सहानुभूति हो जाती है। जी जब ये मैसेज हुआ कि वो हराना चाहते हैं लोग पप्पू यादव को, जो अपने को पूर्णिया का बेटा कह रहे हैं, जो प्रणाम पूर्णिया नाम से इतने दिन से अपना कैंपेन जी चला रहे हैं, जो लगातार वहां डटे हुए हैं, हम्म उनको हराने की कोशिश हो रही है, तो अपने आप एक सहानुभूति हो गई। देखिए, ये विक्टिम कार्ड जो होता है ना, ये हमेशा बहुत पे करता है। जी और देखिए, आज तक नरेंद्र मोदी 13 साल मुख्यमंत्री रहे और 10 साल प्रधानमंत्री रहे, 23 साल, तब भी वो लगातार विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, अपने को विक्टिम बिल्कुल बनाते हैं। हम अभी आज भी उनका भाषण सुने, जो उन्होंने कहा कि हम तो गाली प्रूफ हो गए, हमको लोग जी रोज इतनी बिल्कुल गालियां देते हैं, जब तक 3-4 किलो गाली नहीं खा लेते हैं। तो अभी भी हम्म अपने को विक्टिम मानते हैं। अरविंद केजरीवाल को देखिए, अभी भी अपने को विक्टिम मानते हैं, भले जी कोई अटैक करे ना करे। हम्म पप्पू यादव के ऊपर तो अटैक हुआ, पप्पू यादव तो विक्टिम हुए पूर्णिया के। तो बिल्कुल विक्टिम के प्रति एक सहानुभूति होती है, जो सहानुभूति उनके साथ हुई। उनके हम्म अपने निजी कामकाज से जो एक पॉजिटिव माहौल है, जो उनके प्रति हर वर्ग के लोगों का एक समर्थन है, सहानुभूति है, वो उनके साथ हुआ। जी फिर दूसरी पार्टी से ले आकर के जब आप कैंडिडेट लड़ाते हैं सिर्फ इसलिए कि पप्पू यादव को हरवाना है, आप ये जाकर के कह दें कि आप इंडिया को नहीं देना है तो एनडीए को दे दीजिए। जी इससे भी मुस्लिम का वोट हो, यादव का वोट हो, ये जो कोर वोट आरजेडी का था, जो आरजेडी की तरफ जा रहा था, वो पप्पू यादव के साथ एकजुट हुआ। और पप्पू बिल्कुल यादव का अपना वोट है। हम्म संतोष कुमार के साथ एक एडवांटेज ये है कि वो नीतीश कुमार अलायंस के हैं, जिसके पास बहुत जी वोट है। हम्म लेकिन वो भी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जिसको बोलते हैं, अंग्रेजी मुहावरा है, उसमें अभिशाप वरदान वाली बात है। उनके लिए, पप्पू यादव के लिए वो वरदान हो गई बीमा भारती, क्योंकि उनके जी पास जो भी अति पिछड़ा का वोट उन्होंने काटा, वो जेडीयू का वोट काटा। बिल्कुल पप्पू यादव के वोट में वो सेंध नहीं लगा सकी। तो हम्म ये 3-4 फैक्टर जिनको कंसीडर करने के बाद, अच्छा, संतोष कुमार के पास 10 साल थे और 10 साल में उन्होंने लोगों के साथ ऐसा कनेक्ट नहीं बना कि लोग उनको पप्पू यादव की तरह याद करने लगे कि हम हर काम जी के लिए, हमारे हर दुख सुख के लिए एक आदमी है। तो हम्म उनके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी, उसमें वो भी इनके पप्पू यादव के लिए पॉजिटिव हुई। तो इन चार जी पांच फैक्टर्स को कंसीडर करने के बाद हमने इसको रखा कि इस सीट को जो है पप्पू यादव के खाते में रखते हैं, जीतने के खाते में, कड़े लड़ाई के से मुकाबले से निकालते हैं। और ये जी मानते हैं कि इंडिया यहाँ हार रही है, और इंडिया ब्लॉक के साथ ही, मतलब तो सहानुभूति उनकी इंडिया ब्लॉक के साथ ही है, तो जी वो पप्पू यादव जीत सकते हैं यहाँ से। मतलब बिहार में निर्दलीय का खाता खुल सकता खाता है। खुलेगा, हाँ, निश्चित रूप से लगता है खाता खुल खाता सकता खुलेगा। है। और पप्पू यादव 2 बार निर्दलीय जीते भी हैं। तीसरी बार वो समाजवादी पार्टी से जीते थे पूर्णिया से, वह वो भी भी आप निर्दलीय कहीं। ही है। हाँ, निर्दलीय ही है। तो चलिए अब चलते हैं सीमांचल में ही अररिया की सीट। अररिया में ऐसा क्या हो गया कि इस सीट को हम लोग मान रहे हैं कि यह इंडिया ब्लॉक के खाते में जा सकती है, आरजेडी के खाते में जा सकती है। 2019 में देखिए, एक प्रदीप तो ने 2019 में प्रदीप सिंह ने हरा दिया था सरफराज को। हाँ? तस्लीमुद्दीन जो गांधी बिल्कुल, कहे जाते थे सीमांचल के, तो वे तो अब रहे नहीं। क्या यह माने कि यादव इस बार पॉलिटिकल हिंदू नहीं हो पाए?
बिल्कुल हुँ, यही बात है कि वो और जो हिंदू जी, मुस्लिम का जो मामला आप कह रहे थे कि जी, सिवान में नहीं हुआ, हुँ, एग्जैक्टली सेम चीज अररिया में भी नहीं हुई। अररिया जी, में बीजेपी के जीतने का आधार ही यही है कि चुनाव हिंदू मुस्लिम के ऊपर चला जाए और जो जी, हिंदू है, जो लगभग 56-57% वो हुँ, हिंदू जो है पूरी तरह से एकजुट हो जाए और वो बिल्कुल, सारा वोट बीजेपी को गिरे, एक एक वोट, उसमें कोई हुँ, टूट फूट नहीं हो, हुँ, तभी ऐसा हो सकता है। जब भी ऐसा नहीं होगा, 5-7% वोट का भी इधर उधर होगा, तो वो चुनाव वहां से बीजेपी हार जाएगी। इतना जी, डेलिकेट सिचुएशन है वहां, एकदम तलवार की धार पर चलने जैसा, एकदम एज पर है वहां का जी, जो चुनावी हिसाब है, जो अर्थमेटिक हुँ, है कास्ट का और हुँ, कम्युनिटी का। जी, 43-44% के करीब वहां मुस्लिम वोट है, तो वो तो वो वोट इधर उधर कहीं जाने का सवाल ही नहीं है। वो वोट तो हुँ, एक मुश्त मिला तस्लीमुद्दीन साहब के बेटे को, जिनको आरजेडी ने खड़ा किया, और जी, उनके साथ जो है दूसरा वोट वो यादव का जो है, जितना वोट जाना चाहिए था पॉलिटिकल हिंदू होकर के बीजेपी के साथ जी, एग्रेसिव होकर के, वो हुँ, नहीं गया। वो कुछ वोट इक्वेशन की वजह से लालू यादव भले पूर्णिया में आकर के अपील कर रहे थे या मधेपुरा में अपील कर रहे थे, वो हर जगह की अपील अररिया भी पहुंच रही थी, वहां एक जी, लगा। और ये उनको लगा कि जो यादव मतदाता हैं, उनको लगा कि अगर हम यहाँ इक्वेशन बनाए रखते हैं तो यहाँ जी, कैंडिडेट जीत सकता है। दूसरे हुँ, कई जगह उनको लगा, जैसे मधेपुरा में यादवों को लगा कि हम सब वोट दे देंगे तभी आरजेडी नहीं जीतेगी। बिल्कुल, तो हुँ, जहां उनको लगा कि हम सब वोट दे देंगे नहीं जीतेगी, तो छोड़ दिया, वहां वहां उदासीन भी हो गए और वो टूट भी गया। लेकिन जी, जहां लगा कि हमारे वोट देने से आरजेडी जीत जाएगी, वहां उन्होंने वोट दिया है। हुँ, तो इसी वजह से हम लोग इस सीट को हमने रखा इंडिया ब्लॉक के पक्ष में, क्योंकि यहाँ यादवों को लगा कि अगर हम वोट कर देते हैं हम यहाँ मुसलमान के साथ, तो ये जी, सीट हम लोग जीत सकते हैं, लालू यादव और तेजस्वी यादव के हाथ मजबूत कर सकते हैं। उनको पता है कि बिहार में बहुत ज्यादा सीट नहीं जीतने वाले हैं, जी, आरजेडी को बहुत हुँ, ज्यादा सीटें नहीं मिलने वाली हैं, हुँ, तो हुँ, जहां मिल सकती हैं वो सीट देनी चाहिए। जी, तो इसकी वजह से वहां यादवों का वोट गया, और इसकी वजह से हम लोग ये मान रहे हैं कि ये सीट आरजेडी की। अभी तक हम लोगों ने जितनी जितनी सीटों की चर्चा की, हमको लगता है ये पहली सीट हम लोग बता रहे हैं कि आरजेडी के जी, खाते में जाएगी। बिल्कुल, दो तो आज कांग्रेस के खाते में, जी, एक निर्दलीय बिल्कुल, के बिल्कुल। खाते में, और एक आरजेडी का खाता खुलता है, यहाँ दिख रहा है हमको अररिया में। आरजेडी का खाता खुलता है। देखिए, अब अररिया की जब चर्चा होती है ना, तो 2 बातें लोग कहते हैं कि अररिया में देखिए कोई मनीष यादव हैं, जिन्हें आरजेडी ने अध्यक्ष बनाया। युवा हैं, शायद सबसे कम उम्र के जिला अध्यक्ष हैं, मैं नहीं जानता। लेकिन कहा जाता है कि तकनीक भी जानते हैं, प्रबंधन भी जानते हैं, कहीं से पढ़ लिख कर आए हैं। तो उन्होंने बूथ कमेटी और ये सब बहुत तरीके से बनाया, जिसका परिणाम निकला कि वहाँ संगठन बहुत मजबूत हुआ। और दूसरी बात जो आपने कहा कि देखिए पहली सीट अररिया दिखाई पड़ रही है, लेकिन यदि हम किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया की बात करें, तो ये सब सीमांचल की सीटें हैं। और 2014 भी याद कीजिए, जब मोदी लहर मोदी आ रहे थे, तब भी हम्म, इन सीटों पर ही हार मिली बिल्कुल थी। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। पप्पू यादव जब सही सलामत थे तो सुपौल में भी जीत गए थे, आप मधेपुरा भी जीत मधेपुरा गए में भी थे। जीत गए थे। हाँ, और उधर आपने जो बुलो मंडल और जयप्रकाश यादव का भागलपुर फार्मूला भी जीत चला गए थे, था। बांका भी जीत गए थे, हाँ। हाँ, भागलपुर और बांका भी जीत गए थे। तो अब देखिए, जो दूसरी सीट आरजेडी के खाते में इन 32 सीटों में जाती हुई दिखाई पड़ रही है तो मुकाबला जबरदस्त। कई पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं कि आप लोग गलत अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन जो अनुमान है, कभी हम गलत भी होते हैं, कभी सही भी होते हैं। तो कहाँ की चर्चा कर रहे हैं? सारण की चर्चा कर रहे हैं। किडनी देने वाली बेटी रोहिणी आचार्य की चर्चा कर रहे हैं। और सारण की लड़ाई किस रूप में हुई, ये हमें भी पता है, आपको भी पता है। अकेला ऐसा लोकसभा क्षेत्र जहां खून बहा। खून खून होता है, खून का रंग लाल होता है। इसलिए हम ये नहीं कहते हैं जाति क्या, खून बहा। राजीव प्रताप रूडी, दोनों तरफ से तीखे बार हुए, तीखी लड़ाई हुई। और कहने वाले यह भी कहते हैं, जो यह कहते हैं कि किडनी देने वाली बेटी है, उनके विरोधी कहते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात हुई। किडनी अपने पिता को दिया ना, किसी और को तो नहीं दिया। लेकिन रोहिणी आचार्य और पूरा राजद मजबूती से लड़ा। लेकिन राजीव प्रताप रूडी भी उसी मजबूती से लड़े। यहां यदुवंशी बनाम रघुवंशी। फिर आपकी राय अजीत जी। देखिए, अब चुनाव हो गया, खत्म हो गया, सब लोग चले गए, राजीव प्रताप रूडी भी दिल्ली लौट आए। जी, उनकी पेट कुतिया ने जो है सो कई सारे बच्चे दिए हैं, जिनका वीडियो आज उन्होंने डाला है, व्हाट्सएप किया है, जी, हमने देखा। और वो जी, बड़े प्यार से, उनको अपने पेट है, उनको वो बड़े प्यार से रखते जी, हैं, और
और भी कई काम करते हैं, वो अच्छे काम करते हैं। हमने पहले दिन जब चर्चा शुरू की थी हम लोगों ने, तो हमने कहा था कि वो बहुत अच्छे सांसद हैं और अपने जी, क्षेत्र के लिए भी और ऐसे ओवरऑल बिहार के लिए भी वो एक अच्छे सांसद हैं, क्योंकि जी, हमने पर्सनली पार्लियामेंट में उनको बड़े सवाल उठाते देखे हैं और कई ऐसी स्कीम्स योजनाएं रखते हुए देखा है कि अगर उनको एक्सेप्ट कर ले सरकार तो बिहार का है कि बड़ी आबादी का भला हो। वो इस जी, तरह के सांसद हैं, उनके पास अच्छे आइडियाज भी हैं जिनको वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। हुँ, लेकिन चुनाव इन सब अच्छाइयों का नहीं होता है। जी, चुनाव होता है, वो तो अरिथमेटिक का होता है, वो तो गणित और रसायन का खेल होता है कि जी, आपके पास गणित कैसा है और रसायन कैसा है। हुँ, तो इस बार वो सीट जो हम लोगों ने, वो सीट अभी अगर आरजेडी के खाते में देने के लिए रखा है, हालांकि नतीजे कुछ जी, भी हो सकते हैं, वो हम लोग तो अभी ये तो बता नहीं रहे हैं कि हमारा एग्जिट पोल किया है और हमको इतने बिल्कुल, लोगों ने कहा है कि हमने इनको वोट दिया है। लेकिन जी, जो मिजाज है, जो अंदाजा है, वो हम लोगों का मोटे तौर पर अंदाजा अर्थमेटिक और केमिस्ट्री से है, गणित और जी, रसायन से है। हुँ, यहाँ रसायन बिगड़ गया बीजेपी का, जी, और वो रसायन बिगाड़ा लालू यादव ने। हुँ, बड़ी होशियारी के साथ लालू यादव ने पहले तो रणधीर सिंह को लॉन्च किया अपनी बेटी के हुँ, साथ, रोहिणी आचार्य के साथ। फिर जी, इन मौके पर रणधीर सिंह की जगह उन्होंने कहा कि महाराजगंज सीट कांग्रेस पार्टी भूमिहार को दे दे। जी, तो अब महाराजगंज की सीट जब भूमिहार को चली गई, उसका उसके असर में सारण की केमिस्ट्री बिगड़ गई, सारण का रसायन बिगड़ गया। जो सबसे बिल्कुल, वोकल और सबसे कमिटेड जो वोट है, वो भूमिहार का वोट है बीजेपी के लिए, जी, और उस वोट में सारण में टूट हो गई। तो अब हुँ, सोचिए कि जब आप अपने घर की पूंजी गंवा रहे हो, रखी हुई पूंजी आप गंवा रहे हो अगर, तो बिल्कुल, फिर आप एडवांटेज के होने के बारे में कैसे सोच सकते हैं। जी, 40% ही वोट गया हो, 30% हुँ, ही गया हो, लेकिन अगर 30% गया है तो उसका इम्पैक्ट 60% है, क्योंकि 30 बिल्कुल, वोट आपसे टूटा, आपका हुँ, माइनस हुआ 30, और दूसरी तरफ 30 जाके जुड़ा तो उसका इम्पैक्ट 60 का हो गया। जी, तो ये इसकी वजह से, सिर्फ इसकी वजह से, बाकी जो प्रबंधन किया लालू यादव ने, खुद बैठे वहां, संगठन मजबूत रहा, जो कोई बाकी जगह जो कमजोरियां दिखी वो कमजोरी यहां नहीं दिखी। जी, तमाम बूथ प्रबंधन हुए, और भले ये लोग बहुत इमोशनल कार्ड नहीं खेल पाए, लेकिन रोहिणी आचार्य को लेकर के महिलाओं में एक मैसेज था, युवाओं में एक हुँ, मैसेज था कि उन्होंने अपनी किडनी दी है अपने पिता को, बूढ़े बीमार पिता को, और जी, उनको बचा के रखा है। देखिए, लालू यादव आज भी एक बड़े तबके के लिए मसीहा है, तो बिल्कुल, उस बिल्कुल, मसीहा को बना करके बचा करके रखा, ये मैसेज गया। जो जी, नौजवान है उनमें मैसेज गया। जो जो युवा, इस बात को लेकर के भी ये हुआ वो कि वो सिंगापुर में रहती हैं और वहां से सब आराम की जिंदगी और बेहतर लाइफ छोड़ करके यहाँ आई हुई हैं। जी, तो ये तमाम चीजें उनके पक्ष में गई, उनके पक्ष में एक पॉजिटिव माहौल बना। रूडी के बारे में निगेटिव कहीं नहीं हुआ, एक जी, नकारात्मक बात नहीं थी कि वो बुरे हुँ, आदमी हैं या उनको हरा देना है, लेकिन हुँ, एक सकारात्मक माहौल रोहिणी आचार्य का बना। और जो भूमिहार का वोट टूटा 30%, 40% महाराजगंज के असर में, अखिलेश प्रसाद सिंह के असर में, वो जी, डेफिसिट हुआ रूडी, राजीव प्रताप रूडी का। इसी वजह से हम लोगों ने इस सीट को रखा है इंडिया ब्लॉक राजद के खेमे में, कि राजद के खाते में जा सकती है। तो चलिए देखिए सारण की सीट राजद के खाते में जा सकती है। इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं। देखिए हमने 27 मई को बताया कि एनडीए के खाते में कौन-कौन सीट जा सकती है। यदि आपने वो कार्यक्रम नहीं देखा होगा बोले द्विवेदी तो जरूर देखिएगा। 28 मई को हमने बताया कि कौन सी सीटें हैं जहां बहुत नजदीकी मुकाबला है और आज हमने आपको जानकारी दी कि कहां इंडिया ब्लॉक की चमक तेज दिखाई पड़ रही है। तो इस कार्यक्रम को आज यहीं समाप्त करते हैं। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।